मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, रख हौसले बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी, तेरी भी एक दिन ऐसी पहचान होगी। चलिए हम लोग अपनी स्टडी को इसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे मित्रों NCERT के अंतर्गत क्लास 7 का। किसका? क्लास 7 का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। क्लास 7 में अभी तक हम लोगों ने लेसन 6 का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग लेसन 7 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों हम लोग अध्ययन करेंगे आज लेसन 7 का, जिसमें लेसन 7 में दिया हुआ है क्या है? मानवीय पर्यावरण। क्या है? मानवीय पर्यावरण है। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत मित्रों हम लोग अध्ययन करेंगे बस्तियों की परिवहन एवं संचार का। ये क्लास 7 का लेसन 7 है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों को देखना है मित्रों कि जो बस्तियां होती, बस्तियां मतलब जहां पर मानव का बसाव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। बस्तियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, हम लोग जानते हैं। एक हम लोग बोलते हैं सघन बस्ती। क्या होती है? सघन बस्ती। और एक होती है विरल बस्ती। क्या होती है? विरल बस्ती। तो जो सघन होती है इसमें घर बहुत पास पास होते हैं, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। सघन बस्ती दिखाई गई है कि बहुत पास, खास करके शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण में भी कहीं कहीं दिखा जाता है कि बहुत पास पास घर होते हैं। और दूसरा होता है विरल बस्ती। क्या होता है? विरल बस्ती। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्ण बस्ती भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्ण बस्ती भी हम लोग कहते हैं। इसका दूसरा नाम है जो इसमें दिखाया गया है। प्रकीर्ण बस्ती मित्रों ऐसी बस्ती होती है जहां पर दूर दूर घर पाए जाते हैं, और ये लगभग ऐसे क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो सघन बस्ती होती है जो शहरी क्षेत्रों में या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, और विरल बस्तियां मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम वाले स्थानों पर होती हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चित्र के माध्यम से हम लोग देख भी रहे हैं कि ये आपकी सघन बस्ती, यहाँ पर देखिए बिल्कुल घर सट्टे सट्टे बने हुए हैं। ये आपके पहाड़ी क्षेत्र में दिखाया गया है कि विरल विरल दूर दूर स्थानों पर घर बसे हुए हैं। पहाड़ी या जहां भी दुर्गम क्षेत्र होता है, जहां पर आसानी से पहुंच नहीं होती है, रहने में थोड़ा से जीवन कम सुखदायक होता है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में वहां पर बस्तियां विरल विरल पाई जाती हैं। हम लोगों को ध्यान देना है। अब हम लोग को देखना है कि प्रवास, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि मौसमी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रवासन कहते हैं, कि एक मौसम में लोग इधर से उधर चले जाते हैं, बाद में फिर चले आते हैं। इसी को हम लोग ऋतु प्रवास कहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। ये क्वेश्चन NCERT का डायरेक्ट पूछा जा सकता है मित्रों की, लिखने में भी आता है, क्योंकि क्लास 7 के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? लोगों के मौसमी आवागमन को। मौसमी मतलब एक मौसम में लोग इधर उधर आते जाते हैं और फिर पुनः वापस आ जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वह मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। क्या करते हैं कि लोग जहां पर चारा खत्म हो जाता है तो नए चारागाह की खोज में मौसम के अकॉर्डिंग निकल जाते हैं। पुनः जब उनके वातावरण उनके अनुकूल हो जाता है तो पुनः चले आते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? मौसम के अकॉर्डिंग परिवर्तन जब इधर उधर लोग करते हैं तो उसको ऋतु प्रवास कहते हैं। आगे हम लोग को देखना है परिवहन के 4 साधन, मुख्य साधन है। जैसे परिवहन के 4 मुख्य साधन होते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं हमारे देश में क्या है? सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है और वायु मार्ग है। ये हमारे देश के, पूरे दुनिया में यही ज़्यादातर मेन मार्ग हैं। किसके? परिवहन के मुख्य 4 साधन हैं, जिसको हम लोग सड़क मार्ग कहते हैं, रेल मार्ग कहते हैं, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक अगर किसी चीज़ का उपयोग किया जाता है तो सड़क मार्ग का उपयोग किया जाता है, और व्यापार वगैरह जो ज़्यादातर होते हैं वो जल मार्ग के माध्यम से होते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे क्या है? भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग, जो भूमि के अंदर सड़कें होती है उसको भूमिगत मार्ग या सब वे कहते हैं। क्या कहते हैं? सब वे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सब वे क्या है? तो भूमिगत मार्ग क्या होता है? सड़क के अंदर से सुरंग में बनाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सब वे कहते हैं। फ्लाई ओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। ये फ्लाई ओवर इससे अलग है। फ्लाई ओवर क्या है? उत्थित मतलब उठे हुए संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, कि जैसे मान लीजिए कोई गड्ढा है, इधर से उधर 2 स्थान ऊंचे ऊंचे हैं, तो इसी के ऊपर फ्लाई ओवर बना दिया जाता है या पिलर डाल के बनाया जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि फ्लाई ओवर, ये आपको यही याद रखना है कि फ्लाई ओवर सबवे से अलग है। बस हम लोगों को ये ध्यान देना है। डिफरेंस इसमें क्या है कि जो भूमिगत मार्ग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबवे कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और फ्लाई ओवर उठी संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। अब है स्वर्णिम चतुर्भुज, हमारे यहाँ है इसको स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग। क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मित्रों एक चलाई गई थी, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली,
मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। तो हमारे देश की एक योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज, क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज है। ये क्या करते हैं, देश के 4 महानगरों को जोड़ते हैं। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कौन कौन से मार्ग हैं। मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है, भारत का मैप है मित्रों, और इसमें से मेन जो 4 आपके मतलब महानगर हैं, जैसे आपका है दिल्ली, क्या है, दिल्ली हमारा, और उसके बाद में है मुंबई, और ये है आपका कोलकाता, और यहाँ पर आपका है चेन्नई। तो क्या होता है कि इसको मिला करके एक महामार्ग बनाया गया है, जिसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। एक चतुर्भुज का आकार ले रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसके अलावा मित्रों क्या है, इसके अलावा हमारे देश में एक और 2 स्पेशल मार्ग हैं। एक है आपका पूरब से पश्चिम, पूरब पश्चिम गलियारा इसको हम लोग कहते हैं, और एक आपका है उत्तर से दक्षिण गलियारा, क्या है, उत्तर से दक्षिण गलियारा। ये हम लोग को ध्यान देना। ये 4 मतलब ये मुख्य रूप से 2 योजनाएं हैं, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, और ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज। ये हमारे देश के महामार्ग के अंतर्गत आते हैं, हम लोगों को ध्यान देना है। ये आपका क्या है, पूरब और पश्चिम गलियारा है, क्या है, पूरब पश्चिम गलियारा है, ये महामार्ग के अंतर्गत आते हैं। और ये हमारा क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज, क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो हम लोगों को क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है मित्रों कि स्वर्णिम चतुर्भुज किस किस महानगर को जोड़ते हैं, तो हम लोग जानते हैं दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। और ये वाला जो आपके पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा, इसमें से जो क्वेश्चन आता है ये पूछा जाता है कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा कहां पर एक दूसरे को काटते हैं, कहां पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान देना है, यूपी के झांसी में, कहां पर, यूपी के झांसी जिला है मित्रों, हम लोग जानते हैं, स्टेशन भी है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि पूरब पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, तो यूपी के झांसी में काटते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो इससे हमारा संबंधित क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं मित्रों। अब हम लोग को ध्यान देना है कि जॉइनिंग क्या होता है, जॉइनिंग या कहीं कहीं जॉइनिंग लिखा होता है, जॉइनिंग से लहासा, लहासा हम लोग को याद रखना है। जॉइनिंग से लहासा जो है ये कहां पर है, ये मित्रों पहले के तिब्बत में था। कहां पर, तिब्बत में, कहां पर, तिब्बत। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तिब्बत को अब चीन ने छका लिया है, इसको कब्जा कर लिया है। तो ये क्या है, पहले की तिब्बत में है मित्रों, हम लोगों को ध्यान देना है। तो जॉइनिंग और लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर, ये 4000 से कुछ थोड़ा से ज़्यादा ही है, लेकिन 4000 उसमें लिखा हुआ है एवरेज में, 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से कितना है, 5072 मीटर है। कितना है, 5072 मीटर। कहने का मतलब है विश्व के उच्चतम स्थानों पर चलने वाली रेलगाड़ी है, इसीलिए इसको दिखाया गया है। तो कहां पर है ये, जॉइनिंग और लहासा, ये तिब्बत में था, अब प्रेजेंट टाइम में चाइना के उसमें आ गया। तो हम लोगों को ध्यान देना है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग, क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व में सबसे लंबा मार्ग है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये कहां पर है, रसिया में है, रूस में है। कहां पर है, रूस में। पहले पूर्व में यूएसएसआर था, सोवियत संघ। तो हम लोगों को ध्यान देना है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, कहां से जाता है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसको हम लोग चलिए मैप में देख लेते हैं। अब आगे चलिए हम लोग पहले मैप में देख ही लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग देखते हैं। जैसे कि मित्रों हम लोगों को ये देखना है कि ये है आपका रूस का पूरा मैप। इसमें मैप में ये दिखाया गया है आपका जो ये पूरा मार्ग जा रहा है, ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे यहाँ जाकर मिला हुआ है। हम लोगों को ध्यान देना है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। अब ये कहाँ से, इसमें से क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो हम लोगों को ध्यान देना है ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। किस देश में है, तो रूस में है। इसका पहला स्टेशन मतलब कहाँ से कहाँ तक है, तो हम लोगों को ध्यान देना है, ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको पहले लेनिनग्राड कहते थे, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के ये रूस के ही व्लादिवोस्टोक, जो प्रशांत महासागर के छोर पर है, व्लादिवोस्टोक तक है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। सेंट पीटर्सबर्ग इसका पहला स्टेशन है और व्लादिवोस्टोक इसका लास्ट स्टेशन है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे है, किस देश में है, रूस में है। सबसे पहला स्टेशन इसका कौन सा है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के लास्ट में व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं।
अपना को देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि जल मार्ग क्या होते हैं, कि जल मार्ग जो होते हैं क्या होते हैं, जल मार्ग जो होते हैं वे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतर्देशीय जलमार्ग जो देश के अंदर में चलते हैं, और एक होता है समुद्री जलमार्ग। क्या होता है, समुद्री जलमार्ग, या हम लोग कहते हैं विश्व स्तरीय जलमार्ग, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो अंतर्देशीय जलमार्ग जो होता है, जैसे हमारे देश में है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जलमार्ग, क्या होती है, इसमें हम लोग जानते हैं कि वाटर वे घोषित किया गया है कि नेशनल वाटर वे नंबर 1, इलाहाबाद से हल्दिया तक नेशनल वाटर वे नंबर 2, ऐसे जो घोषित किए गए हैं ये सब क्या है, देश के अंदर, मतलब इसको हम लोग अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में है। यूएसए में जैसे है, यूएसए का हम लोग देखें ग्रेट लेक्स, जैसा हम लोग जानते हैं कि यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 झीलों का एक प्रदेश है। कितनी झीलों का, 5 झीलों का एक प्रदेश है जिसको हम लोग ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो उसमें भी क्या होती है, नाव वगैरह चलती हैं जो देश के अंदर सामान पहुंचाने का या यातायात के साधन के रूप में यूज की जाती हैं। तो हम लोग को ध्यान देना है कि देशीय अंतर्देशीय जलमार्ग जो देश के अंदर होते हैं, जैसे हमारे देश में है गंगा ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र और अमेरिका का ग्रेट लेक्स इसके उदाहरण है। अब समुद्री मार्ग जैसा हम लोग जाते हैं, एशिया में सिंगापुर और मुंबई के बीच में समुद्री मार्ग जैसे कि बना हुआ है। इसी मार्ग से कहने का मतलब है जो भी व्यापार होता है। और यूएसए में जैसे है न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गएंगे मित्रों। अभी हम लोग इसको मैप में भी देखेंगे। तो 20वीं शताब्दी में विकसित यह परिवहन सबसे बड़ा तीव्र मार्ग है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। 20वीं शताब्दी में विकसित यह परिवहन का तीव्र मार्ग है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिवहन में सबसे पहले क्या होता था कि नदी तंत्रों का ही उपयोग किया जाता था। विश्व स्तर पर अभी भी सबसे ज़्यादा जो व्यापार का किसका पूछा जाता है कि कौन से मार्ग से सबसे अधिक व्यापार किया जाता है विश्व स्तर पर, तो हम लोगों को ध्यान देना है जल मार्ग से। किससे, जल मार्ग से। ये हम लोगों को क्वेश्चन ध्यान देना है। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। आगे इसका हम लोगों ने ट्रांस साइबेरियन रेलवे का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है मित्रों। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका, हम लोगों को देखना है कि जो भी विश्व स्तर पर जो आपके समुद्री या हवाई मार्ग हैं उसका हम लोग देख लेते हैं कि हमारे मैप में कैसे कहाँ पर हैं। जैसे कि हम लोगों को देखना है मित्रों, जैसा ये हमारा प्यारा भारत है, कहाँ है, ये हमारा पूरा भारत है। यहाँ से जैसे मुंबई से हम लोग देख रहे हैं मॉरिशस है, या मुंबई से अन्य या अदन की खाड़ी होकर के जो आपके भूमध्य सागर से होकर के यात्रा, मतलब व्यापार या यात्रा की जाती है। उसके बाद में यहाँ से होकर के आगे दक्षिण अफ्रीका से होते हुए हम लोग दक्षिण अमेरिका भी जाते हैं। यहाँ से भी होकर के पूरे यूरोप में बिजनेस किया जाता है, यूरोप से होकर के अमेरिका से हम लोग भी बिजनेस करते हैं। तो कहने का मतलब ये समुद्री मार्ग एक दूसरे से मिले हुए हैं, और आपके समुद्र के अलावा वायु मार्ग से भी माध्यम से व्यापार किया जाता है। तो हम लोग को ध्यान देना, जो कटी कटी लाइन आपकी दिखाई गई है ये क्या है, ये जल मार्गों को दिखाया गया है। क्या है, जल मार्गों को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जब वास्को डिगामा आया था मित्रों, तो लगभग इसी मार्ग से आकर के वो भारत में आया हुआ था। और जो आपके डायरेक्ट दिखाए गए हैं लाल वाली पट्टी, ये क्या है, ये आपके वायु मार्ग हैं। तो कहने का मतलब ये पूरे विश्व में दिखा रहे, हम लोग यही देख रहे हैं कि एक दूसरे से व्यापार की स्थिति से लगभग सभी देश कनेक्ट हैं। तो ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि अभी तक मित्रों हम लोगों ने, चूंकि बहुत बड़ा पार्ट नहीं था, तो जो भी पढ़ा उसके से संबंधित कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मित्रों। जैसा कि क्वेश्चन नंबर का है, इसमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है। संचार का साधन मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका, इसीलिए हम लोगों ने बहुत अध्ययन नहीं किया, बहुत सिंपल, चूँकि 7 के लेवल से था, बहुत ही सिंपल टॉपिक थे, तो इसको हम लोग वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा है कि इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है, तो आपका है टेलीफोन, पुस्तक और मेज। तो संचार का साधन नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि संचार का साधन नहीं है, मेज है। क्या है, पुस्तकों के माध्यम से, जैसा कि हम लोग अखबार वगैरह या पुस्तक लिख करके उसमें संचार, मतलब इधर उधर सूचनाएं भेजी जाती हैं, टेलीफोन के माध्यम से भेजी जाती हैं, और मेज के माध्यम से कोई सूचना नहीं भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन है खा नंबर, इसमें गलत प्रिंट हो गया है। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। क्या है, भूमिगत निर्माण। भूमिगत मतलब जमीन के अंदर, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं। एक है फ्लाईओवर, ये तो हम जानते हैं कि ऊंचे उठे स्थानों के ऊपर बनाए जाते हैं। एक होता है एक्सप्रेस वे और एक होता है सब वे। तो इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है, तो हम लोगों को ध्यान देना, इसको हम लोग कहते हैं सब वे। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मित्रों, और लोगों का गलत हो जाता है, लोग फ्लाई ओवर मार के चले जाते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है जमीन के अंदर, तो हम लोगों को क्या देना, सब वे।
क्या है, सबवे, हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है। किसी द्वीप पर, जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों, द्वीप का मतलब होता है कि एक ऐसा भूखंड जो लगभग चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इस पर मान लीजिए हमारा देश, मान लीजिए भारत है, कहीं से किसी भूभाग से अगर यहाँ पर पहुँचना हुआ तो अब हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा साधन रहेगा, तो हम लोग को देख लेना है इसी में। जैसा कि है, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त रहेगा, कि जहाज उपयुक्त रहेगी, कि रेलगाड़ी उपयुक्त रहेगी, कि कार उपयुक्त रहेगी। तो द्वीप पर पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त क्या रहेगा, जहाज, क्योंकि जल को हम लोग आराम से पार कर जाएंगे। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो इसमें है नंबर 1 साइकिल, नंबर 2 बस, नंबर 3 हवाई जहाज। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि बस से भी कुछ ना कुछ मात्रा में धुआं वगैरह निकलता है, तो इसमें से विषैली गैसें निकलती हैं जो वातावरण में नुकसान पहुंचाती हैं, और जहाज से भी। लेकिन साइकिल एक ऐसा यातायात का साधन है जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई तेल पेट्रोल नहीं यूज होता है। कुछ क्वेश्चन मिलाने वाले हैं, चलिए हम लोग देख ही लेते हैं मित्रों। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर चलना हमको मिलाना है। कि कहा जैसे इंटरनेट, इंटरनेट किसका साधन, हम लोग जानते हैं संचार का साधन है। क्या है, संचार का साधन है। और क्या है, नहर मार्ग, नहर मार्ग हम लोग जानते हैं चूंकि नहर देश के अंदर होता है, तो ये क्या है, अंतर्देशीय जलमार्ग है। क्या है, अंतर्देशीय जलमार्ग है। और नगरीय क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र वह होते हैं जहां पर, ये ऐसा क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। नगर की परिभाषा के अकॉर्डिंग मित्रों, नगर की परिभाषा उस मानी जाती है जहां पर कृषि कार्य, लगभग 75% लोग, कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्य में ना लगी हो, मतलब द्वितीय क्षेत्रों के उत्पादन में लगी हो। ये हम लोगों को ध्यान देना है। संघन बस्ती क्या है, संघन बस्ती क्या होती है, जहां पर पास पास निर्मित घर होते हैं, उसको हम लोग संघन बस्ती कहते हैं। तो चलिए, ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों, जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जैसे आपका ये सबवे वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को ध्यान देना है, छोटी क्लास का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग, ये वाला हमारा पार्ट समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।